चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक, तुम कल से दोनों बुक लेकर आना, है ना। क्या है टॉपिक हमारा? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, है ना। फिलहाल अभी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी किसमें पढ़ रहे थे? बायोटेक्नोलॉजी किसमें पढ़ रहे थे? बायोटेक इन एग्रीकल्चर। अभी हम पढ़ रहे हैं मेडिसिन। तो आपकी बुक ने ये पहले ही कवर कर लिया हमने ये टॉपिक। बायोटेक का यूज जब भी करेंगे वो मैन काइंड के लिए करेंगे, ह्यूमन वेलफेयर के लिए करेंगे। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर रही है तो डिमांड होगी क्रॉप की, समझे कि सीरियल्स की, वेजिटेबल्स की, यानी कि फूड की बेसिकली। तो फूड की सप्लाई को पूरा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी था। ठीक है। दूसरा, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड बढ़ रहा है, समझे कि नहीं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन, फाइट और डिसीज, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसका मेडिसिन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये मेन पर्सपेक्टिव था कि मेन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हमने बेसिक नीड भी पढ़ा हुआ है कि क्या खाना, रहना, है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, और ऊपर से आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? मेडिसिन में मेडिसिन में क्या पढ़ रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी का यूज। पहला क्या पढ़ा आपने? जेनेटिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, है कि नहीं। इंसुलिन बना रहे हैं आप, और वो कैसी इंसुलिन है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक, तो हम ये वाले टॉपिक को बाद में कवर करेंगे कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनानी है। पहले हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, थोड़ा सा पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तब हम टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। आदिल बताओ, कौन सी ग्लैंड इंसुलिन बनाती है? एकदम से पूछ लिया सर, टाइम नहीं दिया है। पर्ची डालते तुम्हारे नाम की। हाँ, तो देर में क्यों? कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन के एंडोक्राइन? पेनक्रियाज कैसी ग्लैंड? एक्सोक्राइन के एंडोक्राइन? हेट्रोक्राइन। पेनक्रियाज एक्ट करती है दोनों का एक्ट करती है। ठीक है। पेनक्रियाज इज हेटेरोक्राइन। कई जगह पे आपको क्या लिखा मिल जाएगा? कंपोजिट। और कई जगह लिखा मिल जाएगा आपको मिक्सोक्राइन। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पेनक्रियाज ग्लैंड की। पेनक्रियाज ग्लैंड में आप क्या पढ़ते हो? आप इनिशियली क्या पढ़ते हो कि पेनक्रियाज के दो पार्ट, दो फंक्शन के लिए। एक्सोक्राइन फंक्शन कौन करता है बेटे? आदिल, एक्सोक्राइन फंक्शन करने वाले पार्ट का नाम क्या है? पेनक्रिएटिक एसिनी। पेनक्रिएटिक एसिनी, समझे कि नहीं। और ये पार्ट क्या बनाता है? ये पार्ट क्या बनाता है? पेनक्रिएटिक जूस। क्लास 10th में आपने पढ़ा है डाइजेशन के लिए। और इसके जूसेस रिलीज होकर कहाँ पहुंचते हैं? गॉल ब्लेडर में। माउथ में। पेनक्रियास कहाँ? सर में लगी है ना। हाँ। मेजर डाइजेशन साइट क्या है? मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम सीक्रेशन कहाँ पहुंचते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहां मेजर डाइजेशन होगा। कौन कौन से सीक्रेशन वहां पहुंच रहे हैं बेटे? लीवर ने जो बाइल बनाया वो स्टोर तो गॉल ब्लैडर में था, लेकिन पहुंचेगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रिएटिक जूस जितने भी बनेंगे पहुंचेंगे कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन। और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेशन करती है, जिसे सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। सारा सीक्रेशन लास्ट में कहाँ मिल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मैक्सिमम डाइजेशन, ये साइट ऑफ डाइजेशन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तुम्हारा स्टमक कर रहा है डाइजेशन। हो सकता है कि भाई इनके ईसोफेगस के तुरंत बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाए और उसके बाद स्टमक हो, है ऐसा चल रहा है। ये नीचे ये स्टमक है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। अलमिया बेसिक है ये। तो क्या हुआ? एक्सोक्राइन, पेनक्रिएटिक एसिडी ने क्या बनाया बेटे? पेनक्रिएटिक जूस कहाँ जाएगा? फिलहाल ये वाला पार्ट हमारा नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी रिमाइंड करा दे रहा हूं कि पेनक्रियाज का मैक्सिमम फंक्शन ये वाला पार्ट करता है। मैक्सिमम फंक्शन 95% अराउंड फंक्शन ये वाला पार्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि हॉर्मोन्स का लेवल बॉडी में कितना चाहिए होता है? नैनोग्राम्स में। ये भी मेंशन है आपकी बुक में। हॉर्मोन्स बहुत कम चाहिए होता है। ये हार्मोनल पार्ट नहीं है, ये एंजाइमेटिक सीक्रेशन करता है। तो दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट क्या है बेटे? एंडोक्राइन। मुझे बताओगे, पीवाईक्यू भी है। एंडोक्राइन पार्ट को हम क्या कहते हैं? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? इस वाले पार्ट को हम हार्मोनल या फिर एंडोक्राइन पार्ट कहते हैं। ठीक है।
इस वाले पार्ट के पास में कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है? अल्फा सेल्स। इस वाले पार्ट के पास में क्या है? बीटा सेल्स। और बेटे डेल्टा, समझे कि नहीं? आगे और भी बहुत सारी सेल्स। हमारा काम कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अल्फा बीटा। बताएगा कोई? इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा सेल्स। फिर अल्फा सेल क्या बनाता है? ग्लूकागॉन। इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल, ग्लूकागॉन फ्रॉम अल्फा सेल मिलकर आपकी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखते हैं। समझे कि नहीं? ग्लूकोज का लेवल हाई भी हो सकता है, ग्लूकोज का लेवल कम भी हो सकता है। हमें कैसा चाहिए? रेगुलर, ऑप्टिमम, बैलेंस्ड। तो हमेशा आप ये देखेंगे कि एक नेगेटिव फीडबैक चल रहा है, एक पॉजिटिव फीडबैक चल रहा है। आपने ये भी पढ़ा कैल्शियम के केस में भी दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एक हाइपर कैल्सिमिक, एक हाइपोकैल्सिमिक। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी, समझे? ग्लूकोज का लेवल को अप डाउन करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन हमारा पोर्शन क्या है? बीटा सेल क्या बनाती है बेटे? इंसुलिन बनाती है। ये तो हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट, समझ आ गया? ये ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट हो गया। ये सिर्फ 5% ही काम करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। क्या हमने अभी ये पढ़ा कि हमारे पास में एक बीटा सेल है, बीटा सेल है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये तुम्हारी बीटा सेल, ठीक है? सेल वॉल होगी, होगी? सेल वॉल बनाऊं क्या? बोलो उम्मान, सेल वॉल बनानी है? अरे बनाऊं कि नहीं? सेल वॉल होगी? बता रहे हैं होगी। मेरा ब्राइट स्टूडेंट है, ऐसे ही है, बायो के टीचर है। इतना डिटेल समझाने के बाद तुम्हें ये समझ आया? खैर, नाम रोशन करने के लिए शुक्रिया। बेटे ये क्या है? नागिन? मैं आपसे ये कह रहा हूं, सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं, इधर ध्यान से देखेंगे कि ये वाले पर्टिकुलर जीन का काम है इंसुलिन बनाना। इंसुलिन का भी जीन होगा ना हमारे पास, होगा कि नहीं आदिल? होगा कि नहीं? बेटे ये जीन क्या करेगा? ये जीन क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन, हाँ कि ना? क्या बनेगा? एमआरएनए क्या एचएनआरएनए? इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। नहीं, ठीक है, हम डायरेक्ट क्या बनाएंगे? एमआरएनए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर एचएनआरएनए बना होता तो आपके पास में एक प्रोसेस बढ़ जाती जिसे हम क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने के लिए आपके पास एक प्रोसेस बढ़ जाती, क्या बोलते हैं उसे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इतना याद रखना, आगे कनेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है? एमआरएनए से बेटे क्या बनेगा? प्रोटीन, आगे ना? प्रोटीन। मैं आपसे कह रहा हूं यही प्रोटीन आपकी क्या है? इंसुलिन है। ये स्पेलिंग से लिखिए, इतना क्लियर है आपको? ठीक। अब अगर म्यूटेशन या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है इस जीन में, तो क्या ये इंसुलिन बन पाएगी? बोलिए। म्यूटेशन अगर हो जाता है, आप क्या पढ़ रहे हैं? आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन भी पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी पढ़ा हुआ है। आप क्या पढ़ रहे हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, म्यूटेशन की वजह से ही तो हो रहे हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है और उस म्यूटेशन की वजह से ये प्रोटीन नहीं बन पाती, ये प्रोटीन नहीं बन पाती। और हमने म्यूटेशन भी 3 तरीके के पढ़े हैं, सेम सेंस, मिस सेंस, नॉन सेंस। याद आया? नॉन सेंस से तो याद आया होगा। अरे आदिल बताएगा बेटे, सेम सेंस म्यूटेशन क्या होती है? तो मैं एब्सेंट इंशाल्लाह, बताओ बेटे, सेम सेंस म्यूटेशन क्या होती है? क्या अमीनो एसिड? क्या बता रहे हो तुम? हैं क्या? कुछ बताओ, मैं क्या पूछ रहा हूं? सेम सेंस म्यूटेशन, और हमने पढ़ा क्या? मिस सेंस म्यूटेशन और नॉन सेंस म्यूटेशन। 3 तरीके की म्यूटेशन होती है। बताओ सेम सेंस म्यूटेशन क्या होती है?
बिल्कुल डिटेल में समझाया है तुम्हें, फिर भी तुम्हारी ये हालत है बेटे। नॉनसेंस वाली म्यूटेशन तो बता दो क्या होती है। स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, प्रोसेस रुक जाएगी, प्रोटीन ही नहीं बनेगा। नॉनसेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन लड़कियों में नहीं होती है, मिस लिखा है तुम समझो, सर लड़कियों में होती है। मिससेंस म्यूटेशन का मतलब है बनने वाला अमीनो एसिड चेंज हो जाना, और सेम सेंस का मतलब एक ऐसा म्यूटेशन जिससे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको, क्या CCA है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं C हो जाए, ये ए की जगह C आया, आया कि नहीं आया, म्यूटेशन हुई, लेकिन क्या CCA से क्या बनता है, प्रोलीन। CCC से भी क्या बनता है, प्रोलीन। आपके पास में चेकर बोर्ड बना हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसका चेकर बोर्ड बना हुआ है। आपको पता है कि कौन सा कोड क्या बनाता है, CCA भी प्रोलीन बनाता है, CCC भी प्रोलीन बनाता है। तो बताइए अगर आप में इस तरह की म्यूटेशन हो जाए कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने एक म्यूटेशन पढ़ी हुई है बेटे किसमें, सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में जी की जगह GUG हो गया। क्या बनने वाला अमीनो एसिड वेलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन नहीं हो गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। इसको बोलते हैं मिससेंस, समझे कि नहीं। और फिर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, UAC, ये आपके पास में कोड, समझे कि नहीं। और चेंज होकर हो जाए UAA हो जाए, UAC की जगह क्या हो गया UAA। तो क्या UAA एक स्टॉप कोडॉन है, क्या ये एक स्टॉप कोडॉन है, तो प्रोसेस रुक जाएगी, प्रोसेस ही रुक जाएगी, प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा, तब इसको क्या बोलेंगे, नॉनसेंस। यहाँ अमीनो एसिड बदल गया, प्रोटीन अलग बनेगा, मिससेंस। और इसको क्या बोलेंगे, सेम सेंस, म्यूटेशन हुई मगर हाँ अभी एब्सेंट थे। अब समझ आ गया तुम्हें, या अभी भी एब्सेंट है तुम। ध्यान से देखेंगे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कोई म्यूटेशन हो गई और उस ऐसी म्यूटेशन हुई कि तुम्हारा इंसुलिन नहीं बन रहा है, तुम्हारा इंसुलिन नहीं बन रहा है, तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन नहीं है, लेकिन तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज है ना, उसके लेवल को तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इसीलिए हमारे पास में टॉपिक क्या है बेटे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो आप सामने देख रहे हो इंसुलिन, ये जो आप सामने देख रहे हैं इंसुलिन बनी कैसे, ठीक है। ये जो इंसुलिन बनी ये कैसी होगी, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटे। इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से देखिए। ये जो इंसुलिन बनी, ये बनी ए, ठीक है, पेप्टाइड बी, एंड बोथ पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड सी। बना है आपकी बुक में, बना है कि नहीं। इसको आपने कहा पेप्टाइड सी। यहाँ टोटल कितनी पेप्टाइड है, 3 पेप्टाइड, 3 पेप्टाइड। बेटे जब 3 पेप्टाइड होती हैं, कौन कौन सी, ए, बी और सी, और सी एज ए कनेक्टर काम कर रही है, तब इंसुलिन कैसी होती है, इमेच्योर इंसुलिन, या फिर आप क्या कहेंगे, प्रो इंसुलिन। क्या कहेंगे, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन का मतलब ये नहीं है बहुत तगड़ा काम करेगी, समझे कि नहीं। प्रो का मतलब इनएक्टिव, समझे कि नहीं। प्रोपेप्सिन भी पढ़ते थे आप, पेप्सिनोजिन भी पढ़ते थे, समझे कि नहीं। इनएक्टिव स्टेट ऑफ एंजाइम को प्रो से क्लियर कर दिया जाता है। तो ये प्रो इंसुलिन हो गई, इमेच्योर इंसुलिन हो गई। क्या ये तुम्हारी बॉडी में काम करेगी, नहीं करेगी, नहीं काम करेगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, हमने पढ़ा अगर ये HNRNA बना तो अब HNRNA में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करेंगे और क्या बनेगा, mRNA बनेगा। अगर मुझे इसको एक्टिव बनाना हो तो मैं कैसे मॉडिफिकेशन करना पड़ेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। हम इसमें करने वाले हैं क्या, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा, इसमें आपके पास क्या बचा हुआ है, देखिए ए और बी, ये पेप्टाइड ए है और ये पेप्टाइड बी है, दोनों पेप्टाइड किससे जुड़ जाएंगी बेटे, डाइसल्फाइड ब्रिज। इसको हम क्या कहते हैं, मैच्योर, या फिर इंसुलिन, या फिर एक्टिव, या फिर कुछ भी आपका मन करे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, ये एक्टिव इंसुलिन। ये स्ट्रक्चर है। यहां मैं आपको क्या बता रहा हूं, दो चीजें, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी ध्यान से समझना है, याद रखना है इसको, ठीक। ये बन गई। तो कभी कभी प्रोटीन, अभी वही 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 पूछ रहा हूं आपसे, आपने ये पढ़ा है कि एक प्रोटीन बनी, क्या ये प्रोटीन बनते ही फंक्शनल होगी, इसका जवाब तुम्हें यहां मिलता है। इट डिपेंड करता है कि प्रोटीन कौन सी बनी और उसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट किस लेवल पे है। कुछ प्रोटीन प्राइमरी होती है,
कुछ प्रोटीन सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी होती हैं। आप ये पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कि प्रोटीन 4 लेवल पे होती है, 4 लेवल के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन। क्या पढ़ रहे हैं आप? प्रोटीन प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब जब सेंट्रल डोग्मा होता है, मतलब पहले एमआरएनए बना और एमआरएनए के बाद में फिर क्या बना? प्रोटीन बना। प्रोटीन बना तो ये जो जीन ने किया होगा, और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? सेंट्रल डोग्मा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सेंट्रल डोग्मा से जो प्रोटीन बनती है वो कैसी बनती होगी? ऑलवेज प्राइमरी। प्रोटीन हमेशा प्राइमरी बनती है। मतलब अगर तुम्हारी बॉडी में कोई प्रोटीन टर्शरी है तो वो पहले प्राइमरी ही बनी होगी। ये बायोमोलिक्यूल में मेंशन भी है। और आप ये समझिए, प्रोटीन पहले प्राइमरी बनेगी, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे तो सेकेंडरी, और मॉडिफिकेशन होंगे तो टर्शरी और क्वार्टरनरी। और जब प्रोटीन डीनेच्योर होगी, मतलब अगर आप क्वार्टरनरी को डीनेच्योर करोगे तो टर्शरी मिलेगा आपको। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बॉन्ड्स के बेस पे है। जितने ज्यादा लिंकेज, उतने ज्यादा आप इस तरह के प्रोटीन देख पा रहे हैं। तो प्राइमरी में कौन सा लिंकेज होता है? सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज होता है। अभी अभी आप पढ़कर आए हो सेंट्रल डोग्मा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन से कौन सा प्रोटीन बनता है? अगर ये क्वेश्चन आ रहा है आपका तो कौन सा बनेगा? प्राइमरी प्रोटीन। अब इस प्राइमरी प्रोटीन में जो भी मॉडिफिकेशन होंगे वो क्या हो जाएंगे? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, तभी तो कहते हैं हम उसको। और उससे आप सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी बना पाओगे। डायरेक्ट आप कभी भी सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी नहीं बना सकते हैं। पहले आप कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे? प्राइमरी ही करेंगे, फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन करके बाकी सारी प्रोटीन बना सकते हैं। तुम डायरेक्ट भी मुझे देख सकते हो, तुम इस कैमरे के थ्रू जो मुझे देख रहे हो, क्या जैसे तुम ये देख रहे हो मेरे सर का मोबाइल है ये, है भाई, वापस ले लेना, लेके भाग जाऊंगा क्या? ठीक है, जब से उसी में ताका झाकी। इधर देखो बेटे, ये समझ आ गया स्ट्रक्चर? ये अभी देखो प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी, एनसीईआरटी ने मेंशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम सी पेप्टाइड को रिमूव कर रहे हैं तो हमें ए और बी को जोड़ना पड़ रहा है। तो जब हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई तो सबसे बड़ा टास्क या चैलेंज जो था वो ये था कि हम ए और बी पेप्टाइड को जोड़ें कैसे। ये एनसीईआरटी में मेंशन है। जल्दी से आप लाइन ढूंढेंगे, तब तक मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा। लिखा है? मिला? अंडरलाइन कर लोगे? ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बेटे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? नो इंसुलिन फॉर्मेशन। प्रॉब्लम यह है कि इंसुलिन नहीं बना। प्रॉब्लम यह है कि इंसुलिन नहीं बना। सॉल्यूशन बेटे क्या है? सॉल्यूशन क्या है बेटे? सॉल्यूशन वन। पहला सॉल्यूशन क्या था बेटे? आप क्या करो, इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड, क्या की? एक्सट्रैक्टेड कहां से बेटे? फ्रॉम कैटल्स और पिग्स। ये इंसुलिन दी जा रही थी, समझे कि नहीं? ये वाली इंसुलिन पिलाई जाती थी। ऐसा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इसका होता था। कहां से लिया हमने? इंसुलिन से। इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया कहां से? फ्रॉम कैटल और पिग्स से, और इंजेक्ट कर दिया बेटे। क्या? इंजेक्ट टू पेशेंट। पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया, ये प्रोसेस हो गया। पेशेंट को इंजेक्ट किया, पिक को थोड़ी ना वापस इंजेक्ट कर दिया है, उससे लेके उसे इंसुलिन दे दिया, ले जाते रहा, उधार नहीं लेते, कुछ भी नहीं। बेटे क्या हुआ? इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया, इंजेक्ट किया, जब एडमिनिस्ट्रेशन किया तो क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या लिखी है आपके बुक में? प्रॉब्लम क्या लिखी है बेटे? कॉजेस बेटे क्या? एलर्जी। एलर्जी बेटे, जब देखो, कब कैसे हुई एलर्जी पता है तुम्हें? कॉन्सेप्ट पता है कैसे एलर्जी हुई? नहीं, मैं बताता हूँ। पिक से बेटे इंसुलिन ली, ठीक है, पेशेंट को लगा दी, पेशेंट ठीक हो गया। 2 दिन के बाद उसे बताया कि वो इंसुलिन जो तुम्हें लगाई वो पिक से ली थी, फिर उसे एलर्जी हो गई। समझे? कि भाई ऐसे ही ठीक था मैं। समझ गया दिल में? हाँ कि ना? हाँ, फिलहाल ये
पता है क्यों? क्योंकि वो एंटीजन है कि नहीं? एंटीजन है, बॉडी से बाहर से आने वाली चीज जो आपके साथ कंपेटिबिलिटी मैच नहीं करती है, वो इम्यून रिस्पॉन्सेज शो करती है। इम्यून रिस्पॉन्स किसे बोलते हैं? कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है किसी चीज पे, जैसे कि पॉलन ग्रेन पे। पॉलन एलर्जी टॉपिक भी पढ़ा है आपने, कि पॉलन आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आया और इम्यून सिस्टम को लगा ना, दिस इज नॉट नॉर्मल, और उसको रिएक्ट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, दैट इज इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ ये क्या था? इम्यून रिस्पॉन्स था। तो इसके बाद में बेटे ये बात जब समझ आ गई हमें कि ठीक है इससे काम नहीं चलेगा बार बार, ठीक है, पहले पहले तो हमने इंसुलिन ले ली, अभी एलर्जी के लिए क्या? एक चीज सही हो रही तो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं? तो एक और तरीका था हमारे पास, सॉल्यूशन 2, चैप्टर सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो याद है? होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है? अरे बस देखो क्या है हमारे पास, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन सिंपल क्या किया बेटे? जीन, कैसा जीन? डिजायरेबल, फिर से पढ़ा रहा हूं भाई, हम पढ़ चुके हैं। डिजायरेबल जीन कलेक्ट किया बेटे, कलेक्टेड। किसके लिए? किसका डिजायरेबल जीन लेंगे? एबीसी का? एबीसी का नहीं लेना है, सी तो रिमूव करना है ना, सी तो रिमूव करना है। तो आपने डिजायरेबल जीन कलेक्टेड फॉर पेप्टाइड, पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी। दो डिजायरेबल जीन हमने कलेक्ट कर दिए, दो डिजायरेबल जीन। यहां मैं बना रहा हूं डिजायरेबल जीन, ये डिजायरेबल जीन फॉर पेप्टाइड ए एंड दिस इज डिजायरेबल जीन फॉर पेप्टाइड बी। अब क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, आरडीएनए बनाएंगे। आरडीएनए बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? बोलो नल्ला। प्लाज्मिड, वेक्टर, व्हीकल, अलग अलग नाम दिए हैं आपके बुक में। तो हमने ये लिया, अरे ये कैसे, ये ले लिया और एक ये वेक्टर, ठीक। और इसमें क्या जोड़ दिया आपने? इसको जोड़ दिया, ये बन गया आपका क्या? आरडीएनए। दिस इज आरडीएनए फॉर पेप्टाइड बी एंड पेप्टाइड ए। अब क्या करेंगे आप? ट्रांसफर इनटू होस्ट। बता सकते हो होस्ट कौन था? बुक में दिया है। अरे एक ही है जिसका एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्या है? इक्वल है, समझे कि नहीं? इक्वल है बेटे, इसमें ये ट्रांसफर कर दिया आपने। इसको कल्चर में रखेंगे, कल्चर मतलब बायोरिएक्टर, समझे कि नहीं? तो हमने इनको क्या किया? हमने इनको क्या किया हुआ है? कल्चर किया। कल्चर करेंगे तो ये क्या बनाएगा बेटे? पेप्टाइड ए, इसको हम क्या बोले? पेप्टाइड ए। और ये क्या बना के देगा आपको? पेप्टाइड बी। पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी को जोड़ना ही एक चैलेंजिंग टास्क था, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं? फिलहाल हमने इनको जोड़ने का तरीका ढूंढ लिया और जोड़ लिया, तभी तो हमने बना पाया इनको। पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी दोनों को जोड़ दिया आपने, किसके थ्रू? डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। और इसको अब आप क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। समझे कि नहीं? ये सब करने के लिए, ये सब किया किसने बेटे? कंपनी कहाँ की है? अमेरिकन। समझे कि नहीं? कंपनी नाम क्या है ना? कुछ बच्चों को नाम पढ़ के हंसी आ जाती है, इली लिली, ठीक है। कब, कौन सा ईयर? 1983। वर्ल्ड कप जीते थे उसी साल हम, है? तभी जीते थे वर्ल्ड कप। कब जीते थे बेटा? ये आ गया एली लिली, अमेरिकन कंपनी, समझे कि नहीं? 1983 में हमने ये
कर लिया। बोलो समझ आ गया क्यों ज़रूरी थी और किसने बनाई, कैसे बनाई, क्या प्रॉब्लम से, क्या इश्यूज थे, ये सारा हो गया। बोलिए समझ आया। आज पहली बार मोबाइल लगा हुआ है और अपना मोबाइल चला सकते हैं। ये भी करके देख लें यार, बाद में मौका नहीं मिलेगा कल से। अगला टॉपिक बताइए क्या है। जीन थेरेपी। जीन थेरेपी अगले टॉपिक। पढ़े ये क्या कर रहे हैं बेटे, सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं, ये बताएंगे टेबलेट का नाम। और अगर तुम्हें थेरेपी चाहिए हो तो शुरू ही करने वाले हैं, ठीक। जीन थेरेपी है आपका टॉपिक अगला, ठीक। क्या है जीन थेरेपी? कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है। क्या लिखा है आपकी बुक में? कलेक्शन ऑफ मेथड। कलेक्शन ऑफ मेथड है, किस लिए? किस लिए बेटे? टू ट्रीट, डायग्नोस नहीं, टू ट्रीट नॉन फंक्शनल जीन। हाँ, कोई जीन जो काम नहीं कर रहा है, पीछे भी टॉपिक हमने पढ़ा है, उस जीन को करेक्ट करने के लिए, टू ट्रीट और करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ जीन। बेटे जीन की फंक्शनिंग कब खराब हो सकती है, ये हम म्यूटेशन में पढ़ चुके हैं। म्यूटेशन में हम पढ़ चुके हैं कि जीन म्यूटेशन कौन कौन से टाइप की होती है, क्या क्या हो सकता है। अभी भी म्यूटेशन से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लिया है। तो जीन थेरेपी है कि आप मल्टीपल मेथड को हमने ट्राई किया, समझेंगे कि कैसे हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। शुरू कहां से हुआ बेटे ध्यान से देखेंगे। जीन थेरेपी बेटे, क्या फर्स्ट जीन थेरेपी की बात हो रही है ना? फर्स्ट जीन थेरेपी, फर्स्ट जीन थेरेपी है किसके बारे में? किसके बारे में? फैज, कितने साल की लड़की थी ये? ऐसे बताओगे है? अभी तुम्हारी थेरेपी करनी पड़ेगी। वो आदिल, इसको क्या देना पड़ता है? कुल्ली, कुल्ली दब है। अभी आते हैं। मेरे फर्स्ट जीन थेरेपी कितने साल? 4 ईयर ओल्ड गर्ल। बेटे अब तो बहुत उम्र हो गई होगी इसकी, जब से 4 ईयर ओल्ड ही पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी जब से लेके। क्योंकि ये फर्स्ट जीन थेरेपी की पढ़ रहे हैं ना। तो फर्स्ट जीन थेरेपी जब हुई, 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी। कौन कौन से ईयर की बात है बेटे? 1990। दिस वाज द टाइम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चल रहा है बढ़िया से बायोटेक्नोलॉजी। और क्या मिल गया था? सबसे जरूरी चीज बायोटेक्नोलॉजी क्या थी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सबसे जरूरी चीज थी। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल है, 1990 के केस का टाइम है। और इसमें बेटे क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? एक जीन जो है वो क्या हो गया? म्यूटेशन, ए डी, ए जीन म्यूटेशन। एक जीन है जिसमें म्यूटेशन हो गई। कौन सा जीन है? एडीए जीन। और ये जीन क्या बनाता था? एडिनोसिन, एडिनोसिन डी एमाइनेज ना, डिफिशियंसी। मैं ये लिख रहा हूं कि जीन में म्यूटेशन होगी तो उसका रिजल्ट क्या है? वो एंजाइम जो है वो नहीं बन पा रहा है। अगर ये एंजाइम नहीं बन पा रहा है तो बेटे क्या हो रहा है? इम्यूनो सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्या? इम्यूनो सेल्स। क्यों? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एडीए इम्यूनो सेल्स जो है वो कम है और इम्यूनिटी कम है, ठीक। तो मैं अगर आपको इसके ऐसे बताऊं कि ये 4 ईयर ओल्ड गर्ल, ये इसका केस है, उसकी सेल है। अगेन भाई बायोटेक्नोलॉजी बेटे, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये डीएनए है,
ये डीएनए, ठीक। और इस डीएनए का दिस पर्टिकुलर जीन, येलो कलर जीन, समझे कि नहीं, ये जीन जो है वो कोड करता है किसके लिए, एडीए जीन है, एडीए जीन। ये एडीए जीन बेटे क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो क्या बनेगा, एमआरएनए। और इस एमआरएनए में ट्रांसलेशन हुई तो क्या बनेगा, आदिल इसमें भी तुम एब्सेंट थे क्या, प्रोटीन बन गया। ये जो प्रोटीन है ये क्या है, एक एंजाइम। अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट अ फ्यू विच आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने आपको एक अभी टॉपिक समझाया था ये, कि पहले जब भी कोई प्रोटीन बनता है तो कैसा बनता है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तुम जिन एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हो वो मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली टर्शरी प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रोटीन बनी, समझे कि नहीं, और वो प्रोटीन जो है वो एक्ट करेगी कैसे, एडिनोसिन डी अमाइनेज। और बेटे ये क्यों चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर इम्यूनिटी सेल्स, ये, ठीक। अब अभी बुक क्या कह रही है कि ये जो लड़की थी 4 साल की, इसका ये जीन जो था ये म्यूटेट हो गया, तभी तो हम जीन करेक्शन कर रहे हैं, करेक्शन, ये लिखे, ठीक है, वो कलेक्शन ऑफ मेथड लिखा है बेटे, हम जीन को करेक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जीन म्यूटेट हो गया। अगर जीन म्यूटेट हुआ, तो ये वाला प्रोटीन म्यूटेट हो जाएगा। आपको याद आ रहा है वो टॉपिक, क्या नाम है, जब आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ते हो, समझे कि नहीं, तो क्या हुआ, आपने रेड और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कराया और क्या बना, पिंक फ्लावर बने। तो वहां उन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि ये डोमिनेंस जो है ना वो ऑटोनोमस फीचर नहीं है, एक पैराग्राफ दिया है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, उससे रिलेटेड। और वहां एक टॉपिक समझाया कि एक एंजाइम बन रहा है, ये एंजाइम या तो नॉन फंक्शनल बना, या फिर लेस एफिशिएंट बना, या फिर नहीं बना, उसकी वजह से डोमिनेंस पर फर्क पड़ता है। वैसे यहाँ देखो, जीन के एक्सप्रेशन में एंजाइम, जीन एक्सप्रेस कर रहा है, एंजाइम बना रहा है, और वो एंजाइम हमारी बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर वो एंजाइम ऑल्टर होगा तो मेटाबॉलिज्म भी ऑल्टर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ एंजाइम नहीं बना, एडिनोसिन डीएमाइनेज, प्रोटीन नहीं बना तो एडिनोसिन डीएमाइनेज भी नहीं बना। एडिनोसिन डीएमाइनेज खुद एक प्रोटीन ही तो है, समझे कि नहीं। और जब ये नहीं बना तो आपकी बेटे क्या हो गई, इम्यूनिटी वीक हो गई। अब हमें इसके लिए जो सॉल्यूशन चाहिए था वही जीन थेरेपी है, ठीक है। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस प्रॉब्लम का, ये जो पूरी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है बेटे, इसका सॉल्यूशन था क्या, जीन थेरेपी। क्या क्या किया हमने, ध्यान से देखेंगे। पहला बेटे क्या, जीन थेरेपी यानी कि कलेक्शन ऑफ मेथड में हमने क्या किया, कलेक्शन ऑफ मेथड में हमने क्या किया, पहला बेटे क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। कौन बताएगा बेटे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बोन मैरो कौन बताएगा क्या होती है, रेड ब्लड सेल से बनती है ये, हाँ। और क्या बनता है, सारी ब्लड सेल बोन मैरो ही बनाता है, जब बॉडी इस लायक हो जाती है, समझे कि नहीं, हमेशा से नहीं, है कि नहीं। एम्ब्रियोनल टाइम में पहली आरबीसी योक बनाता है, उसके बाद में हमारी आरबीसी लीवर भी बनाता है, और थाइमस नहीं, हाँ, ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन भी होता है। उसके बाद में जब बॉडी डेवलप हो जाती है, इस लायक हो जाती है कि उसका बोन मैरो प्रॉपर काम कर रहा है, तब बोन मैरो सारी जिम्मेदारी ले लेता है, समझे कि नहीं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आपको पता है कि बोन मैरो का काम क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, यही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जो पेशेंट है उसके लिए किसी नॉर्मल बॉडी से बोन मैरो एक्सट्रैक्ट करके दे रहे हैं। बोन मैरो एक सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, समझे कि नहीं, इन द बोन्स, और वही सीक्रेट कर रही हैं, बना रही हैं क्या, आपकी ब्लड सेल्स। तो हमने क्या किया बेटे, बोन मैरो
बोन मैरो बेटे क्या किया, कलेक्टेड, कलेक्टेड किससे, फ्रॉम नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल, और फिर क्या किया, इंजेक्टेड इनटू पेशेंट, जो पेशेंट है उसमें इंजेक्ट कर दिया। ये एक मेथड आपने पढ़ लिया, समझे कि नहीं। दूसरा, दूसरा मेथड क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, लिखा है थ्योरी का नाम क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी। यहां भी सेम ऐसी प्रोसेस, समझे कि नहीं, क्या मतलब प्रोसेस का मतलब ये है कि नॉर्मल है कोई, नॉर्मल इंडिविजुअल है, समझे कि नहीं, नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल का एडीए जीन तो काम करता होगा ना, एडीए जीन तो काम करता होगा, तो इसके पास में एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम भी होगा। तो नॉर्मल इंडिविजुअल से हमने क्या किया, एडीए एंजाइम बेटे, जीन नहीं, एंजाइम कलेक्टेड, कलेक्ट करने के बाद क्या किया बेटे, इंट्रोड्यूस किया किसमें, इंट्रोड्यूस इनटू पेशेंट, जो पेशेंट है उसको दे दिया। ये और ये दो तरीके, ये दो तरीके, समझे गए। लेकिन दोनों तरीकों प्रॉब्लम क्या है बेटे, नॉट परमानेंट क्योर, बोन मेरो खत्म, फिर से, समझे कि नहीं, एंजाइम खत्म, फिर से इन्फ्यूजन होगा उसका, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन करना पड़ता था इसमें, ठीक। तो इसीलिए फिर क्या एक तरीका ट्राई किया गया बेटे, अभी आपने क्या पढ़ा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पीछे पढ़ा था, लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, ये आपका थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड आप क्या पढ़ रहे हैं बेटे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, क्या पढ़ रहे हैं, लिम्फोसाइट्स। ये अभी हमने पढ़ा था जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, वैसे ही लिम्फोसाइट। तो तरीका तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा आदिल मियाँ, क्या करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटे, हम बताते हैं। सबसे पहले आपको लिम्फोसाइट्स चाहिए, क्योंकि आप लिम्फोसाइट को इंजीनियर करने वाले हो, आप अपनी जो इंजीनियरिंग करने वाले हो किसमें करने वाले हो, लिम्फोसाइट्स में करने हैं। तो हमने क्या किया, लिम्फोसाइट्स बेटे, क्या लिम्फोसाइट्स कलेक्टेड, कहां से कलेक्ट करेंगे, कलेक्टेड फ्रॉम बेटे पेशेंट, इस बार पेशेंट से कलेक्ट किया आपने लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये रही पेशेंट की लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये हमने पेशेंट की लिम्फोसाइट्स मान लिया, ठीक। उसके बाद में हमने क्या किया, ये पेशेंट की लिम्फोसाइट्स। अब हमारे पास में क्या है, हमने क्या बनाया, एडीए जीन, एडीए जीन जिसे आपकी बुक ने क्या लिखा है, सी सी डीएनए, सी डीएनए, एडीए जीन सी डीएनए, इसको बेटे क्या यूज्ड एज डिजायरेबल, डिजायरेबल, ये डिजायरेबल है तो आप क्या बनाओगे बेटे, आरडीएनए, आरडीएनए क्या यूज करके बनाओगे, भाई आरडीएनए बनाना है ना, इस बार इक्वलाई नहीं है, रेट्रोवायरस, ठीक है, आरडीएनए यूजिंग रेट्रो वायरस, क्या करा, इनमें ट्रांसफर किया, इनमें ट्रांसफर किया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम ये पढ़ रहे हैं कि आपने पेशेंट से क्या निकाल ली, लिम्फोसाइट्स, लेकिन ये एडीए जीन तो पेशेंट का काम ही नहीं कर रहा है, ये तो नहीं काम कर रहा है, तो ये एडीए जीन आप कहां से लाए होंगे, किसी नॉर्मल बॉडी से, किसी नॉर्मल बॉडी सेल से निकाली होगी। इसको रेट्रोवायरस के साथ में इंट्रोड्यूस करके कहां पहुंचाया, पेशेंट के पास में, समझे, इनको इसमें डाला, किसमें, लिम्फोसाइट्स में। ये जो लिम्फोसाइट्स अब आप देख रहे हो, इन लिम्फोसाइट्स को बेटे क्या बोलते हैं, कल्चर्ड और जेनेटिकली इंजीनियर्ड
लिम्फोसाइट्स। ये कल्चर्ड या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। समझ आ गया क्या नहीं? तो आपने सिंपली पेशेंट से लिम्फोसाइट्स कलेक्ट किए, उस पेशेंट के लिम्फोसाइट्स में आपने क्या डाले, एडीए जीन डाले। एक नॉर्मल पेशेंट से, नॉर्मल बॉडी से लेकर नॉर्मल पेशेंट कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नॉर्मल पेशेंट हो सकता है क्या? हो सकता है। जब पेशेंट हॉस्पिटल जाता है क्रिटिकल कंडीशन में, थोड़े टाइम के बाद जब वो स्टेबलाइज हो जाता है, तब कहते हैं पेशेंट अब नॉर्मल है। पेशेंट कैसे नॉर्मल हो सकता है? बड़ा डिप्लोमेटिक जुमला है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स ये जो आप देख रहे हैं कल्चर्ड है। अब इनको हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे किसमें, इंजेक्ट इनटू पेशेंट। मोबाइल दे दिया, बार बार जाएंगे जैसे निकल गए ना, देखो रौला दिखा। ठीक है, दो लोगों को मोबाइल का बहुत बुरा लग रहा है। इंजेक्ट इनटू पेशेंट, पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया, पेशेंट की बॉडी में अब क्या बनने लगेगा, एडिनोसिन डी अमाइनेज। लेकिन आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक क्या कह रही है कि ये जो आपने डाली है कल्चर्ड लिम्फोसाइट्स, इनका एक लाइफ स्पैन होता है, इनका एक लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन खत्म, ये भी खत्म, तो आपको फिर से इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। मतलब नो परमानेंट क्योर अगर आप अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक, मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, लाइफ स्पैन इनका होता है, इसीलिए बेटे या तो आपको क्या लिखा होगा, ये मॉर्टल होते हैं, या फिर टर्म कंफ्यूज करने के लिए आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ग्रामर से आता है कि क्या बेटे, नॉट इमॉर्टल, गलत मत करके आना। अगर नॉट मॉर्टल लिखा है तो मतलब बदल जाएगा, समझे कि नहीं? इमॉर्टल का मतलब है कि इनकी डेथ हो सकती है, नॉट इमॉर्टल का भी वही मतलब है कि इनकी डेथ हो सकती है, समझे कि नहीं? दोनों का सेम ही मतलब है। समझ आ गया कि नहीं? थोड़ा सा इसलिए लिख दिया क्योंकि ग्रामर बच्चे गलत करके आते हैं, मैंने देखा है, तो इसलिए लिख दिया। समझ आ गया आपको? क्या ये भी टेम्परेरी है? क्या ये भी टेम्परेरी है? हाँ, ये परमानेंट नहीं है, समझे कि नहीं? ये भी नॉट परमानेंट। तो क्या हो सकता है बेटे, फिर क्या करें, फिर क्या करें, अभी क्या करना पड़ेगा, अर्ली डिटेक्शन होना जरूरी है। तो हमारे पास में अगला टॉपिक है बेटे, अगला टॉपिक है क्या, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ध्यान से देखेंगे बेटे, पहले मैं क्या कह रहा हूं कि एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, और बेटे ये बैक्टीरिया जैसे मान लें कि फैज के बॉडी में चला गया, ये फैज है, फैज है, और फैज की बॉडी में ये बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया अभी अभी, जस्ट जस्ट जब उसने पेन एक्सचेंज किया इंशाल से, तो उसी पेन पे ये बैक्टीरिया था और ये तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। सिंपल, यहाँ ध्यान से देखो, क्या अभी तुम्हें कोई डिसीज हुई? कुछ नहीं। क्या अभी तुम्हारे ऊपर कोई सिम्टम दिख रहे हैं? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसने अपना इतना पोटेंशियल नहीं है कि, ह्यूमन बॉडी है ना, तुम्हारे पास इम्यूनिटी है, तुम्हारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल है, हर सेल में तो नहीं पहुंची है ना वो। एक बेचारा बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में भी जगह ढूंढ रहा है, घर बना रहा है, समझे कि नहीं? समझ रहे नहीं? बाद में ये इसराइल जैसा बन जाएगा, पूरी बॉडी पे ओवरकम करके, समझे, गलत तरीके से। हाँ, तो बेटा ये क्या हो गया, बैक्टीरिया है और ये फैज की बॉडी में पहुंचा। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा इनसाइड द सेल, समझे कि नहीं? ये सेल के अंदर क्या करेगा, रिप्रोड्यूस। देखा, मोबाइल का सियान देख रहे हैं, रिप्रोड्यूस करेगा इनसाइड द सेल, समझे कि नहीं? तो क्या होगा, क्या होगा बेटे, बैक्टीरिया के नंबर, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये अपना जो फेज है, ये फेज के अंदर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो गया है, समझे कि नहीं? ये अब अगर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो गए तो प्रॉब्लम क्या होगी बेटे, प्रॉब्लम क्या होगी, बीमार करेंगे ये, सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अब जब इनको सिम्टम आए हैं तब ये कहाँ जाएंगे बेटे, बाटला क्लिनिक, डॉक्टर के पास जाएंगे। अब ये डॉक्टर के पास जाएंगे, समझे कि नहीं? अगर ये डॉक्टर, अगर ये डॉक्टर है, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, समझो, तुम्हें समझना है बेटे। ये डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब ऐसे ही हैं, तो उन्होंने बेटे क्या कर दी, पैरासीटामोल।
3 दिन तक इन्होंने पैरासीटामोल खाई। इधर क्या चल रहा था, इधर देखो, और बढ़ गए। समझे कि नहीं? ये अब नुकसान क्या हो, अब क्लास आना बंद कर दिया इन्होंने, नो क्लास, क्योंकि पैरासीटामोल से काम नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास जाने के बाद ऐसा हुआ फैज के साथ, समझे ना, फैजुद्दीन के साथ। चलो यहां लिख देते हैं बेटे, ये बहुत जरूरी पॉइंट तुमने बेटे कवर किया है। डॉक्टर ने पैरासीटामोल दिया और फैज जो है कुछ नहीं हुआ बेटे, और अफेक्टेड हो गया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब ये जाएंगे किसी, आप पैसा खर्च करेंगे, अभी तो बचा रहे थे, ठीक है, अब ये जाएंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, समझे, और वहां पहले ओपीडी के 300-500 रुपए देंगे, उसके बाद में फिर वो इनकी रिपोर्ट्स कराएगा, समझे कि नहीं? क्या कराएगा? रिपोर्ट्स। ये जो रिपोर्ट्स करा रहे हैं इसमें वो बेसिकली क्या कराएगा? यूरिन एनालिसिस, समझे कि नहीं? यूरिन एनालिसिस या फिर ब्लड, यही सब ना, यही सब तो इस वक्त तक बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बॉडी में पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही होगी। ये सीधा सा सीन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कन्वेंशनल मेथड है एनालिसिस के, इनसे आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह को फाइंड नहीं कर सकते। तो ये बेसिक होता है बॉडी के साथ में, समझे कि नहीं? ह्यूमन नेचर यही है कि हम ट्रीटमेंट तो तभी लेते हैं ना जब हमें सिम्टम मिले। ऑब्वियसली ऐसा होगा, लेकिन नहीं तुम थोड़ी ना लेटे लेटे अच्छा चलो आज जाके रिपोर्ट्स करा के आता हूँ, थोड़ा खून दे आ जाके, ऐसा थोड़ी ना करोगे। जब सिम्टम आएंगे, जब आपको परेशानी लगेगी तो आप रिपोर्ट्स कराएंगे, उसमें भी बहुत डिले हो जाता है। तो आपकी बुक यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब यहाँ इम्यूनिटी लगा होगा कि इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, तब जीन थेरेपी शुरू हुई होगी ना। अगर आपकी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है और हम उसको अर्ली टाइम में डायग्नोज कर लेते हैं, तब उसका करेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ देखो अगला टॉपिक क्या है बेटे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या मतलब है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का? अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, समझे कि नहीं? अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स। बेटे ये एम्ब्रियोनल टाइम है, ये समझे कि नहीं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अलग अलग तरीके के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो ये सारी चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं, समझे कि नहीं? बॉडी की ग्रोथ कैसी है, बॉडी में क्रोमोसोमल पैटर्न कैसा है, ये सारी चीजें। इसीलिए पहले वरना अल्ट्रासाउंड कहाँ होते थे, फिर क्या हुआ कि 1 या 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं, अब लेवल 1 लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं, ये देखने के लिए कि इस तरह का कुछ थायराइड और ये सारी चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर पॉसिबल है किसके थ्रू? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के थ्रू। अर्ली डिटेक्शन, या फिर आप क्या कहते हैं, इन एम्ब्रियोनल टाइम। बट एम्ब्रियोनल टाइम में भी ये पॉसिबल है। अगर ये हो जाता है तो आप क्या देख रहे हैं? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो गया, तो आप क्या किया जा सकता है? ट्रीट या फिर करेक्शन किया जा सकता है अगर सही टाइम पे डायग्नोस हो जाए। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ मेथड बताया, अर्ली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के कुछ मेथड। बेटे कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड हम पढ़ चुके हैं, कोई मेथड हमें पढ़ना नहीं है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या कर सकते हैं आप इससे? आप न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन। इधर ही टहलते रहेंगे आज। क्या है? मोबाइल, जब तो मोबाइल देखे जा रहा है तक आएगा टेंशन। बस 15 मिनट, 5 मिनट, हाँ ठीक है, कुछ है भी नहीं, 5 मिनट भी बता रहा। पानी नहीं पिया था आज। बातें कर ली बेटे। पीसीआर में आप न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई कर सकते हैं, डीएनए और आरएनए जो भी है, और इसके एम्पलीफिकेशन से आप क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं
स्टडी कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं बेटे क्या, एच आई वी और म्यूटेशन। पीसीआर इसमें हेल्प करता है। ठीक, इसके अलावा बेटे दूसरा आपकी बुक में क्या दिया है, इधर देखो, एक इसका पूरा नाम बताओ फैज, इसका पूरा नाम बताओ अलीशा का है, एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड और इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ये समझेंगे। हालांकि अगर बहुत क्वेश्चन है इससे तो क्या आता है एक तो ये एलिसा टेक्निक क्या है, ठीक है, दूसरा क्या है, इससे ये पूछते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी बेस्ड, एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन बेस्ड। मान लो कि तुम्हारी बॉडी में कोई एंटीजन है तो बॉडी उससे फाइट करने के लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। इस टेक्निक के थ्रू यही रिलेशन को डिटेक्ट किया जाता है। अगर तुम्हारी बॉडी में कोई एंटीबॉडी डिटेक्ट हो रहा है और उसका फिर एंटीबॉडी डिटेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस रीजन है कि ना एंटीजन रहा होगा, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, उनके रिलेशन को डिटेक्ट करते हैं और ये फाइंड करते हैं कि ये कोई टेक्निक कोई डिसऑर्डर था। ये समझ आ गया? बोलो, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट लास्ट बेटे एक दिया है, क्या बोलो, क्या नाम है? थर्ड बेटे क्या पढ़ते हैं हम, ऑटो रेडियोग्राफी। बेटे अगर आपको याद हो हमने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर तुम्हें वहां नहीं समझा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो क्या हो रहा है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास में GAC, समझे कि नहीं, या फिर ये CCAC, GCGCA, ये सब रेडियो एक्टिव ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए भी हो सकते हैं। हम ऐसे आरएनए भी बना सकते हैं, समझे कि नहीं? ये हमने बना के रखे हुए हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। ये प्रोब है हमारे पास में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम पूरी सीक्वेंसिंग पढ़ चुके हैं कि हमारे न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, कितने रिपीट होते हैं, और हमने ये बना के रखे हुए हैं, समझे? अब किसी पेशेंट में अगर हमें डिसीज को डायग्नोज करना हो तो मान लो कि ये उसका जेनेटिक मटेरियल हमने तैयार किया हुआ है, ये समझे कि नहीं? ये ठीक, और हम इसी के अकॉर्डिंग इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, ये समझे कि नहीं? ये तो ये सब बाइंड करेंगे एक दूसरे से, कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से। अगर कहीं ऐसा हो कि म्यूटेशन, मान लो कि ये है CGCA बेटे क्या किससे बाइंड करेगा, G और T, फिर यहां भी क्या होना चाहिए, GC अगर हो तो क्या ये बाइंड करेगा? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला इससे बाइंड करेगा कि नहीं, लेकिन यही वाला इससे बाइंड करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां क्या हुआ है, म्यूटेशन। जब ये बाइंड नहीं करेगा तो फोटोग्राफिक प्लेट पे ये दिखेगा नहीं, तो ऐसे हमें म्यूटेशन का पता लगेगा इस पे। लेकिन क्या यूज करना पड़ता है बेटे, एक्स रेज एक्सपोजर होना पड़ता है, बैंड पैटर्न आएगा बेटे, क्या आएगा, बैंड पैटर्न आपको दिखेगा। ऐसा ही कुछ हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी करते हैं। तो ये वो मेथड है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज डिसऑर्डर कर सकते हैं और उनका करेक्शन किया जा सकता है। क्लियर? बोलो, समझ आ गया? अब क्या टॉपिक है? तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसजेनिक नेक्स्ट पढ़ेंगे।